नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि पृथ्वी पर जीवन की ये पूरी कहानी, ये महागाथा आखिर है क्या। तो चलिए हमारे साथ एवोल्यूशन की इस दुनिया में। अच्छा, एक सवाल जो शायद सबके मन में कभी ना कभी आता है, अगर इंसान बंदरों से ही बने हैं तो फिर आज भी बंदर क्यों हैं? है ना, बड़ा कॉमन सवाल है ये। और जानते हैं, यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का स्टार्टिंग पॉइंट है। पर क्या इसका जवाब इतना सीधा साधा है जैसा लगता है? चलिए पता करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। हमें इस सवाल को ही एक अलग ढंग से देखना पड़ेगा। एवोल्यूशन को एक सीधी लाइन की तरह मत सोचिए, बल्कि एक बहुत बड़े फैले हुए पेड़ की तरह इमेजिन कीजिए, जिसकी हजारों शाखाएं हों। हाँ, तो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो है साझा पूर्वज या कॉमन एंसेस्टर का। देखिए, एवोल्यूशन की थ्योरी ये बिल्कुल नहीं कहती कि हम आज के बंदरों से आए हैं। नहीं, ये कहती है कि हम इंसान और आज के चिंपैंजी और दूसरे सभी वानर, हम सबका कोई एक साझा पूर्वज था, एक कॉमन एंसेस्टर जो लाखों साल पहले धरती पर था, पर अब वो विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक पेड़ होता है ना, एक तने से शुरू होता है, फिर उससे मोटी मोटी शाखाएं निकलती हैं, फिर उन शाखाओं से और पतली शाखाएं। तो आज की जितनी भी प्रजातियां हैं, इंसान, चिंपैंजी, गोरिल्ला, हम सब उस पेड़ की अलग अलग टहनियों के सिरे पर हैं। मतलब हम एक दूसरे के चचेरे भाई बहन जैसे हैं, दादा पोते नहीं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि क्या है ये, एक पेड़ की तरह है। पर अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? आखिर वो कौन सा इंजन है, कौन सी प्रक्रिया है जो इस जीवन के पेड़ को इतना विशाल बनाती है, इसे आगे बढ़ाती है? इस प्रक्रिया को कहते हैं प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन, और ये बहुत ही सिंपल है। चलिए इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला है वेरिएशन यानी विभिन्नता। हर बच्चे में अपने माँ बाप से थोड़े बहुत जेनेटिक चेंजेस होते ही हैं, है ना। दूसरा एनवायरनमेंट यानी हमारा माहौल। अब ये माहौल ही तय करता है कि कौन से बदलाव जिंदा रहने के लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं। और तीसरा सिलेक्शन यानी चयन। तो जिन जीवों में वो फायदेमंद बदलाव होते हैं वो ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं और अपने बच्चों को भी वही गुण पास ऑन कर देते हैं। सिंपल, बस यही है नेचुरल सिलेक्शन का पूरा खेल। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब हम ये सुनते हैं तो लगता है कि इसका मतलब है सबसे मजबूत या सबसे तेज, पर ऐसा नहीं है। डार्विन के लिए फिटेस्ट का मतलब था वो जो अपने माहौल में सबसे अच्छे से फिट हो जाए, सबसे बेहतर तरीके से अडेप्ट कर ले। जैसे एक पोलर बेयर आर्कटिक में फिट है, पर सहारा के रेगिस्तान में तो वो बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा, है ना। तो ये सब कुछ एडेप्टेशन का खेल है, ताकत का नहीं। चलिए, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो अब वक्त है एक लंबी छलांग लगाने का। हम पृथ्वी पर जीवन के 4 अरब साल के सफर पर एक नजर डालने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है एक नन्ही सी चिंगारी से और पहुंचती है हम तक। तो जरा सोचिए, ये सफर कितना लंबा है। करीब 4 अरब साल पहले जीवन की पहली झलक मिलती है। फिर 3.8 अरब साल पहले आता है लूका, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। मतलब वो एक जीव जिससे आज धरती पर मौजूद हर चीज, हर पेड़, हर जानवर, हर इंसान का रिश्ता है। सोचिए, फिर करोड़ों साल गुजर जाते हैं। फिर 2.2 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भर जाती है। और फिर 90 करोड़ साल पहले जाकर पहली बार मल्टीसेल्युलर लाइफ यानी एक से ज्यादा सेल वाले जीव बनते हैं। वाकई ये सफर कितना लंबा और कितना कमाल का रहा है। और ये जो जुड़ाव है ना लाइफ के ट्री से, इसका एक सबूत तो हमारे अपने शरीर में ही है। ये फैक्ट सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर हमारे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं उनमें से सिर्फ 43% ही ह्यूमन हैं, सिर्फ 43%। बाकी सब तो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम कोई अकेले नहीं हैं, बल्कि हम खुद अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। और जैसा मैंने कहा था, एवोल्यूशन कोई सीधी लाइन नहीं है, ये तो हर दिशा में फैलता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है व्हेल। क्या आप जानते हैं कि व्हेल के पूर्वज जमीन पर चलते थे? जी हाँ, और फिर वो वापस समंदर में चले गए। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज जमीन पर उनके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं दरियाई घोड़े यानी हिप्पोज। कमाल है ना। तो चलिए अब इस विशाल पेड़ से जूम इन करते हैं और उस एक खास टहनी पर आते हैं,
वो टहनी जिससे हम इंसान निकले। अब बात करते हैं हमारी अपनी कहानी की। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि हम अपने एप कजिन से कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं। हमारा जो डीएनए है वो चिंपैंजी से 99% तक मिलता है। 99%! ये हमारे कॉमन एंसेस्टर का सबसे पक्का सबूत है जो हमारे जीन्स में ही लिखा हुआ है। तो हमारी अपनी कहानी में भी कई बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं। करीब 44 लाख साल पहले थे आर्डिपिथेकस। ये उन पहले जीवों में से थे जिन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो पूरी तरह से सीधे चलने लगे। फिर कहानी में एंट्री होती है होमो हैबिलिस की, हैंडीमैन, जिन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। और फिर होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग पर काबू पाया और अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और आखिरकार लगभग 3 लाख साल पहले सीन में एंट्री होती है हमारी, यानी होमो सेपियंस की। और इस पूरे सफर में जो एक चीज सबसे ज्यादा बदली वो था हमारे दिमाग का साइज। ये जबरदस्त तरीके से बढ़ा। होमो हैबिलिस का दिमाग था लगभग 600 सीसी का, होमो इरेक्टस का हुआ 900 सीसी और हम होमो सेपियंस का दिमाग है करीब 1350 सीसी का। ये डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ है। और इसी बड़े दिमाग ने हमें वो सब कुछ दिया जो आज हमें इंसान बनाता है, हमारी भाषा, हमारी कला, हमारे कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। पर एक बात याद रखिए, हम इस धरती पर अकेले नहीं थे। हमारे साथ हमारे एक बहुत ही फेमस कजिन भी थे, निएंडरथल्स। वो ठंडे मौसम के लिए हमसे भी बेहतर अडेप्टेड थे, पर शायद उनकी आबादी छोटी थी, वो अलग थलग रहते थे और इसी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए। दूसरी तरफ हम होमो सेपियंस थे। हम हर तरह का खाना खाते थे, हमारे सोशल नेटवर्क्स बहुत बड़े थे और शायद इसी वजह से आज हम यहाँ हैं और वो नहीं। और अंत में जब हम अपनी इस पूरी कहानी को देखते हैं तो ये सिर्फ जीवन की कहानी नहीं रह जाती, ये तो पूरे ब्रह्मांड की कहानी है। जिन एटम्स से ये धरती बनी है, जिन एटम्स से हम बने हैं, वो सब अरबों साल पहले किसी तारे के अंदर बने थे। वो तारे फटे और उनकी धूल से हमारा सोलर सिस्टम बना, हमारी पृथ्वी बनी और हम बने। तो अगली बार जब आप रात में आसमान में चमकते तारों को देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि हम सब सचमुच उन्हीं सितारों की धूल से बने हैं।